अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मसीहा की छठी किस्त पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। मगर आपसे गुजारिश है कि बज़रिया कमेंट बॉक्स अपनी राय से ज़रूर नवाजें। कहानी आपको कैसी लग रही है? बहरहाल सरदार जमशेद के फरमान के मुताबिक महताब खान को अपनी कारकर्दगी पर आमादा होकर अपना कारनामा दिखाना इन सबों के दस्तूर के मुताबिक ज़रूरी हो गया था। लिहाजा एक दिन दोपहर का वक्त था। खाने से फारिग होकर महताब खान सुरंग से बाहर निकला तो उसके ताक़ुब में तारा बेगम भी आई और सुरंग के बाहरी दहाने पर खड़ी हो गई। सामने पथरीले तोदे पर जमशेद अली शराब पीते पीते मशीन गन अपने पहलू में रखकर गहरी नींद सो गया था। मामूल की तरह 2 राइफलमैन गश्ती पर मौजूद थे। महताब खान ने मानी खेज नज़र जमशेद अली पर डाला और आगे बढ़कर मशीन गन उठा लिया। गश्त पर मौजूद दोनों राइफलमैन फ़ख्र से मुस्कुराने लगे। तारा बेगम के होंठ भी मुतबस्सुम हो उठे और महताब खान मशीन गन कंधे से लटकाकर अपने बुलंद अड्डे पर चला गया। तारा बेगम आगे बढ़कर जमशेद अली का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। उठिए भी सरताज, खाना कब खाएंगे? जमशेद अली हड़बड़ा कर उठते हुए अपने पहलू में झांका। हाँ, वो बेहद मुताहिर था। उसी पल तारा बेगम ने मुस्कुराकर फौरन कहा, ऊपर देखिए। दूसरे ही पल जमशेद की नज़र बुलंदी पर गई तो महताब खान को मशीन गन अपने कंधे से लटकाए हुए टहलता देखकर आहिस्तगी से बड़बड़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इसे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। तारा, हाँ, अब चलकर खाना भी खाएंगे या? हाँ, ज़रूर खाएंगे। तुम्हारा बेटा खाया? तारा ने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ, उसने खा लिया। अरे वाह, आज पहले ही बरखुरदार बाजी मार गए। वो धीरे से हंसते हुए अपनी बीवी के ताक़ुब में सुरंग की जानिब बढ़ने लगा। दूसरी जानिब स्वर्गीय दीनानाथ सिंह जी के देहांत के बाद अगरचे सब कुछ वैसा ही चल रहा था, ताहम लक्ष्मी और बीमार पार्वती देवी को घर में रौनक व चहल पहल की कमी महसूस हो रही थी। खासकर लक्ष्मी जब क्लास अटेंड करने कॉलेज चली जाती तो पार्वती देवी ज़्यादा नर्वस दिखाई पड़ने लगती थी। हालांकि घर की दोनों ही मुतमिद ख़ास मुलाजमाएँ व घरेलू मुलाजिम वहाँ अक्सर मौजूद ही रहते थे। बहरहाल उस वक्त जवान हसीन लक्ष्मी अपनी ख्वाबगाह में खड़ी महताब खान की तस्वीर हाथ में लिए बगौर देख रही थी कि यकायक दीवार पर आवेजा घड़ी ने रात के 12 बजने का ऐलान किया तो वो चौंक पड़ी। उसने फ्रेम में बंद तस्वीर को अपनी आंखों से लगाकर चूमते हुए टेबल पर रख दिया और सदर दरवाजे की जानिब बढ़ी। जो ही दरवाज़ा खोला, कंपाउंड गेट से सूरज की कार अंदर दाखिल हुई। वो फौरन कार से निकलकर जीने अबूर करके राहदारी के करीब आया तो लक्ष्मी रास्ते से हट गई और वो खामोशी के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। लक्ष्मी भी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। सूरज अपने कपड़े तब्दील कर रहा था। लक्ष्मी ने नर्म शिकायती लहजे में कहा, ये जानते हुए भी कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, आप घर आने में इतनी देर क्यों कर देते हैं? क्या बताऊं, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम की बहुतात के सबब लेट हो जाती है लक्की। वैसे मम्मी की देखभाल के लिए तो तुम हो ही ना। लक्ष्मी उसके हाथ से शर्ट लेकर हैंगर से लटकाते हुए बोली, मैं तो हूँ ही, लेकिन आपकी कुर्बत व मोहब्बत मम्मी की कैफियत के मुताबिक दवाओं से ज़्यादा अहमियत रखती हैं सूरज बाबू। जवाबन सूरज निगाहें चुराते हुए बोला, वो तो ठीक है, मगर क्या करूँ? हाँ, क्या करेंगे आप? क्योंकि ऑफिस के बाद का लंबा वक्त तो मुख्तलिफ गर्ल फ्रेंड्स रंगरलियाँ मनाने के लिए पहले ही से बुक कराए बैठी रहती हैं। लक्ष्मी ने उसकी पुख्ता नब्जबाजी की तो वह हैरत से चौंकते हुए बड़बड़ाया, मगर मेरा मतलब है, ये उल्टी सीधी बातें किसने की है यहाँ आकर? मम्मी की जिम्मेदारियों से आपकी गफलत ने और आपकी तलाश में आती जाती तरह तरह की मोटी पतली फूली पचकी निगोरी लड़कियों के रवैये ने। सूरज अपने सर पर दोनों हाथ रखकर धम से सोफा पर बैठ गया तो लक्ष्मी निगाहें बचाकर उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई। फिर फौरन ही संजीदा होकर बोली, बड़े बुजुर्गों से सुना है सर पर हाथ रखकर बैठना बदनसीबी लाती है। सूरज ने जल्दी से हाथ हटा लिया और अपनी बगले झांकने लगा।
तो उसने कहा, माँ जी के कमरे में खाना लगाती हूँ, फ़ौरन आ जाइए, वो काफ़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। लक्ष्मी कमरे के डिनर मेज़ पर खाना लगा रही थी कि सूरज तौलिया से हाथ मुंह पोंछता हुआ अंदर दाखिल हुआ। माँ से निगाहें चार हुई तो पूछा, अभी आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? पार्वती देवी फर्श पर चित लेटी थी, छत को घूरते हुए बोली, क्या कहूँ बेटा? ठीक ही कहूँगी ना, तुम घर आने में इतनी देर क्यों कर देते हो? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। सूरज फौरन माँ के पहलू में बैठ गया। तब वो ख्यालों में खोए हुए अंदाज में बोली, काश खोया हुआ मेरा चंदा बेटा भी कहीं से आ जाता तो मेरे शरीर में पूर्ण जान आ जाती। उनकी आंखों से दो कतरे आंसू निकलकर उनकी कनपट्टियों पर रेंगने लगे। सूरज फौरन अपने दोनों हाथों से माँ के शाने को पकड़कर अपना कलेजा माँ की छाती पर और अपनी पेशानी उनकी पेशानी पर रखकर सरगोशी में बड़बड़ाया, काश ऐसा हो पाता मम्मी। पार्वती देवी गलोगीर लहजे में मजीद बोली, तुम्हारे पिता उस मासूम अनाथ की जुदाई के शोक में तड़प तड़प कर वक्त से पहले इस संसार से चले गए बेटा। लगता है मैं भी उनकी ही तरह इस दुनिया से तड़पती हुई असंतुष्ट चली जाऊंगी। आह चांद बेटे। लक्ष्मी आगे बढ़कर खिड़की के जंगले पर सर रखकर जब्त के बावजूद सिसक उठी। उसी असना निर्मला अंदर दाखिल हुई और उन सबों की कैफियत देखकर लक्ष्मी को अपनी बाहों में भर लिया और सूरज से मुखातिब होकर बोली, सूरज बाबू मम्मी को संभालिए मालिक। चुनांचे सबों को मुंह हाथ धोकर खाने की मेज़ पर आने की तलकीन करने लगी तो सूरज माँ को अपने बाजुओं के सहारे उठाने लगा था। तीसरी जानिब शिवनगर गांव में कीमती टेंट व पंडाल लगाए जा रहे थे, क्योंकि कुमोदनी की शादी बस चंद दिनों में ही होने वाली थी। पूरी बस्ती में खुशियों का माहौल था। छोटी बड़ी तमाम बिरादरियों के लोगों में हर्ष व उल्लास था, क्योंकि एक तरफ से सबों को दंगल भोज का निमंत्रण मिला था। चंद्रिका प्रसाद सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे कि मुंद्रिका प्रसाद सिंह करीब आकर रुकते हुए बोला, भैया श्री, बारात जो आएगी उसे दूसरे ही दिन लाडली बिटिया के साथ रुखसत कर देंगे या? चंद्रिका बाबू ने दरमियान में ही मुस्कुराकर पूछा, मर्याद रखने का इरादा नहीं है क्या? मुंद्रिका ने खुशदिली से कहा, यही बात तो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ भैया श्री। चंद्रिका बाबू फैसला कुन नरम लहजे में बोले, जो कुछ हमारे यहाँ होता आया है उस हिसाब से यकीनन हम मर्याद रखेंगे। वाज़ेह हो कि मर्यादा और मर्यादा का मानी होता है इज्जत या इज्जत देना, और उन दिनों जब बारात आती थी तो कल होकर यानी दूसरे दिन दोपहर के भोज के बाद दुल्हन समेत बाराती को रुखसत करने का दस्तूर था। और ऐसा हर समुदाय यानी हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में ये राइज था। लेकिन हिंदुओं की ऊंची बिरादरी में दूसरे दिन की रात में भी बारातियों को रोके रखा जाता था और रात में भी भोज होता था। चुनांचे तीसरे दिन की अलस 4:15 बजे विदाई हुआ करती थी। बरसूरत कुमोदनी की शादी में भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन कुमोदनी थी कि खुद में गुमसुम किसी अजनबी की तरह पूरी हवेली में घूमती नहीं बल्कि भटकती फिर रही थी, कभी हवेली के गलियारे में तो कभी छत पर। उपटन लगाई गई कुमोदनी को नायलन की पीली साड़ी और ब्लाउज जेबेतन कराई गई थी। उसकी दोनों सहेलियां रजनी और कामनी बिल्कुल पेश पेश थीं, मगर कुमोदनी की अब कोई ख़ास तवज्जो उनकी जानिब जैसी होनी चाहिए नहीं थी, और उस बात का बखूबी एहसास उन दोनों को भी हो रहा था। लेकिन वो दोनों सहेलियां खुद को ये सोचकर तसल्ली दे रही थीं कि शादी के बाद कुमोदनी नई जिंदगी में प्रवेश करके यकीनन बदलेगी। सुंदर पति को देखकर उसका मिजाज और किरदार अवश्य ही तब्दील होगा, लेकिन किसी को क्या मालूम कि उसकी निगाहों में सब कुछ ही फीका था, सब कुछ बदनुमा था। उसकी सोच के आगे, उसकी कल्पना और भावनाओं के सामने वो तो किसी ऐसी हस्ती के लिए जी रही थी और जीती आई थी जिसे न तो कभी देखा था और न देखने की दूर दूर तक कोई उम्मीद थी। बड़ी अजीब बात थी, ये कैसी दीवानगी और कैसी उन्मत्तता थी। ऐसा चरित्र व किरदार तो उसके विवेकानुसार उसके मन मस्तिष्क की उपज हो ही नहीं सकती थी। ये सारी तब्दीलियां तो उसके अंदर खुद ब खुद
हो रही थी, तो फिर हम इसे दैविक चक्र और कुदरती करिश्मा क्यों न समझे। बहरसूरत अब उसकी दोनों करीबी सहेलियां कामनी और रजनी को भी अपने आप से तकलीफ हो रही थी। आखिर उसने कुमोदनी को उसकी दीवानगी और पागलपन का एहसास ही क्यों दिलाया कि वो उससे बेजार हो गई। बावजूद इसके कुमोदनी किस कदर अक्लमंद थी कि उससे कभी कोई शिकवा गिला भी नहीं किया और सब्र जब्त करती रही। बहरहाल शादी से चंद घंटे कबल रात की तन्हाई में जब सारा आलम महुए ख्वाब था, रजनी व कामनी कुमोदनी को अपनी बाहों में लेकर चुपके चुपके खूब रोई थी और दिल से माफ़ी मांगते हुए बोली थी कि कुमोद, हम तुम्हारे जज्बात व एहसासात के सामने हार चुके हैं। ऐसा उसने इसलिए इकरार किया कि शादी की जो खुशियाँ अलग अलग लड़के लड़कियों के चेहरे और उनकी हरकत और शिकनात से जाहिर होती हैं, वो कुमोदनी के चेहरे और उसकी हरकत और शिकनात से कतई जाहिर नहीं थी। उन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो छुप छुपा कर खामोशी के साथ मौत का मातम कर रही है। उस वक्त भी तो उसने अपनी दोनों सहेलियों के रोने सिसकने और माफ़ी मांगने पर अपना कोई रद्द अमल जाहिर करने की बजाय सिर्फ उदास और सुनी आंखों से उन्हें देखती हुई किसी कल्पना में खोई रही थी। बहरकैफ आइए अब हम आपको जंगलों और पहाड़ों की आबादी में ले चलते हैं। महताब खान के अड्डे से मुत्तसिल अकब से बुलंदी की जानिब जाने वाले हमवार पहाड़ की दीवार नुमा सतह पर महताब खान ने दो नहायत खूबसूरत पोर्ट्रेट बना रखा था, जो उसकी कामयाब मसव्वरी की महारत का मुकम्मल सबूत था। उस वक्त वो कंधे से मशीन गन लटकाए पैंट की जेबों में दोनों हाथ डाले बगैर पोर्ट्रेट को ही देख रहा था कि शेख जमशेद अली तमतमाया हुआ ऊपर गया और तस्वीरें देखकर एक लम्हा के लिए उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने एक लम्हा को सोचा, ये पेंटिंग्स बनाने के लिए इस लड़के ने रंग व रोगन कहाँ से हासिल किया। यकीनन जवान गैंग के किसी फर्द ने मुहैया किया होगा। अपनी इस सोच के साथ ही वो एक बारगी गरज उठा तो तारा बेगम भी बाहर निकल आई। जमशेद ने कहा, अरे ओ महताब खान, तुम्हारी काहली, नाफरमानी और खामोशी से उकता चुका हूँ मैं। अफसोस है मुझे और लानत है तुम पर कि चलाना सिखाया था बंदूक और करने लगे मसव्वरी। फिर हफ्तों से ये मशीन गन क्यों लटका रखा है अपने कंधे से? मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों? अंधे को सिंगार का सामान संजोग कर रखने से क्या फ़ायदा? उतार कर फेंक दो इसे और कान खोल कर आखिरी बार सुन लो। अगर तुमने हमारे नक्शे कदम अपनाने की कोशिश नहीं की तो तुम्हें हलाक कर देना जिंदा रखने से बेहतर है। दूसरे ही पल जमशेद तेजी से नीचे उतरने लगा और तब महताब खान ने अपना दायां हाथ जेब से निकाला तो 12 साल पुरानी राखी उसके हाथ में झूलने लगी। वो राखी का जायजा लेते हुए बड़बड़ाया, बहुत खूब। वाकई अंधे को श्रृंगार का सामान संजोग कर रखने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो किसी का भी श्रृंगार रूप देख नहीं सकता। वो राखी को जेब में रखते हुए आगे बढ़कर निचली सतह पर नजर डाला। जमशेद अली फिर से पीने लगा था। सुरंग के दहाने पर तारा बेगम खड़ी कुछ सोच रही थी और 2 राइफलमैन गश्ती पर मामूर थे। दिन का 12:30 बजा था। अचानक जीप की गड़गड़ाहट नमूदार हुई। जमशेद अली अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। जीप आकर रुकी और चंद डाकू अगली सीट से फख्र के साथ सीना ताने बरामद हुए। चुनांचे पिछली नशिस्त से चंद डाकू कीमती मलबूसात व जेवरात से आरास्ता नई नवेली हसीन दुल्हन को लेकर उतरे तो तारा बेगम फौरन मुतहय्युर अंदाज में आगे बढ़कर जमशेद के पहलू में खड़ी हो गई। उसके दिल ने सरगोशी की, ऐ अल्लाह, अब ये लोग क्या करने लग गए? हिदायत दे इन्हें मालिक। दूसरी जानिब सरदार जमशेद के चेहरे से भी हैरत व नागवारी के आसार नुमाया हो गए। एक डाकू ने दुल्हन के मुंह पर पलट टेप हटाया तो वो अपना हाथ झटकते हुए बड़बड़ाई, छोड़ो मुझे नीच जालिम कुत्ते, और तेजी से आगे बढ़कर तारा बेगम से लिपटते हुए रुहासी होकर बोली, मुझे बचा लो आंटी, मुझे बचा लो इन दरिंदों से। सभी डाकू महताब खान की मौजूदगी से बेखबर शैतानी मुस्कुरा रहे थे। तभी एक डाकू बोला, सरदार, अगर इसके जिस्म पर लदे हुए लाखों के जेवरात हमें आसानी से मिल गए होते तो इसके अपहरण की ज़रूरत नहीं थी हमें। दूसरा डाकू बोला, ये सुंदर दुल्हन वैशाली जिले के राजपूताने की है सरदार, बेहतर होगा इसे अपने पास रख लो। तीसरे ने कहा, वैसे भी अब समाज में इसकी कोई अहमियत व ज़रूरत नहीं रही।
सरदार, क्योंकि मुकाबले में चंद बाराती समेत इसका पति भी मारा गया। चौथा डाकू शोक लहजे में बोला, आपके साथ ही ये तारा माई की भी खूब सेवा करेगी सरदार। तभी दुल्हन गिड़गिड़ाई, नहीं नहीं, मेरे सभी जेवरात ले लो और मुझे छोड़ दो, भगवान का वास्ता है तुम्हें, मुझ पर जुल्म मत करो। वो तारा बेगम के कंधे पर सर रखकर रोने लगी, मगर तारा बेगम को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसी आसना पांचवें डाकू ने जहर उगला, कल तक साले जमींदार लोग हमारी इज्जत लूटते रहे थे सरदार, अब उनकी इज्जत की धज्जियां हम उड़ाएंगे। बुलंदी पर खामोश बैठा महताब खान यकायक उठकर खड़ा हो गया और हवाई फायर किया तो सभी चौंक पड़े। महताब खान की गिरफ्त मशीन गन पर मजबूत थी। जो ही कुमोदी ने उसे देखा, किसी फिल्मी मनाजिर की तरह उसकी निगाहों के सामने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित बचपन के महताब खान की हसीन तस्वीर नाच उठी और माजी के महताब खान से मौजूदा महताब खान का उसके दिलो दिमाग में मुआजना होने लगा। उसके जहन में बार बार यही अल्फाज गूंजने लगे, हे भगवान, ये वही तो नहीं है। महताब खान की बेपनाह खूबसूरती के साथ वही वीरान आंखें और उदास चेहरा देखते ही दुल्हन के दिल में एक हुक सी उठी, एक अजीब सी खलिश और चुभन का एहसास हुआ। लिहाजा उसने तारा बेगम के भारी भरकम जिस्म के ताकुब में ओझल होकर अपने हाथों से अपना सीना दबाने और मसलने लगी। चुनांचे आंखें फाड़ फाड़ कर एक लख्त उसे देखती रही। उसी आसना महताब खान ने बुलंद रोबीले लहजे में कहा, गणेश यादव, निर्धन महतो, मोहन साव, कैलू पासवान, गिरधर राम, साबिर जफाली और गिरोह अव्वल के तमाम लोगों को हम इस जबरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। तुम लोग इतना जबरदस्त कारनामा भी अंजाम दे सकते हो, शायद सरदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर सारे डाकू फख्र से मुस्कुराने लगे तो वो मजीद बोला, मगर तुम लोगों को यह नहीं मालूम है कि आबरूएं वही लुटती हैं जिसका कोई निगहबान नहीं होता। आज तुम लोगों ने यह भी साबित कर दिखाया है कि सिर्फ मजबूरियां ही इंसान को गलत राहों पर नहीं ले जाती हैं, बल्कि गैर इंसानी शौक भी तुम जैसे अकल के अंधे लोगों को शैतान बना डालते हैं। अचानक उनमें से एक गुस्सा में बोल उठा, मगर तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि खुद तुम क्या बक रहे हो महताब खान। तमाम डाकुओं के चेहरे गुस्से से तमतमाकर सुर्ख हो उठे। सूरत हाल बिगड़ने का खदशा पैदा हो गया, जिसे महसूस करके महताब खान फौरन बोला, मुझे सब कुछ मालूम है और सब कुछ महसूस कर रहा हूँ, लिहाजा सूरत हाल के मुताबिक बखुदा मैं खुदाई अपने हाथ में नहीं लेता हूँ, बल्कि खुदा की मर्जी गैबी ताकत बनकर इंसान को जो कुछ करने पर मजबूर करती है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। अपने अल्फाज के साथ ही वो नहायत फुर्ती से खिलाफ तवक्को मशीन गन का ट्राइगर दबा दिया और सामने खड़े दोनों गार्ड समेत सभी डाकू आह ओह करते हुए जमीन पर ढेर हो गए। जमशेद अली वैसे तो पहले ही से अपने इस गिरोह की हरकत के सबब हैरत ज़दा था, अब महताब खान की इस जुर्रत व हिम्मत और बेखौफी को देखकर एक लम्हा को सकते में आ गया। उसका यह नया कारनामा जमशेद का हवास फाखला कर दिया। फिर भी वो अपने अंजाम से बेखबर जोश व जलाल में आकर फौरन अपनी कमर से पिस्तौल निकाल लिया, मगर उसे चला सके इससे कबल ही महताब खान ने उस पर लंबी छलांग लगा दी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर तारा बेगम और दुल्हन के कदमों में जा गिरा, जिसे दुल्हन ने फौरन उठा लिया और जमशेद अली गिरते गिरते संभल गया। फिर तल्ख लहजे में बोला, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, असल नक्श कदम तुम्हारा यही है बाबा जमशेद। याद करो तुम उस दिन को जब जुल्म, नाइंसाफ़ी और हरदर्मी के खिलाफ हथियार उठाया था। मैं भी तुम्हारी तरह पूरे होश व हवास में फैसला ले रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने जो कुछ किया वो तुम्हें छुपने पर मजबूर कर दिया, मगर मेरी ये कोशिश मुझे अपनी आज़ादी से रूबरू कराने वाली है। शायद अब तुम्हारे जवाल का वक्त आ चुका है बाबा जमशेद। हरगिज़ नहीं, जमशेद की जिन रोटियों पर तुम परवरिश पाते रहे हो, वही रोटियां जवाल को मुझसे दूर रखेंगी। बकवास बंद बाबा, क्या मैं तुम्हारी रोटियों का मोहताज था? क्या मेरी परवरिश तुम्हारा एक तरफा मफाद नहीं था? दरमियान में तारा बेगम अफसुर्दा लहजे में बोली, नहीं चांद बेटे, तुम हरगिज़ उन रोटियों के मोहताज नहीं थे। महताब खान ने तारा की शहादत पाकर कहा, तो फिर इसीलिए मुझे कतई अफसोस नहीं है कि मेरा मंसूबा तुम्हारे मफाद के बरक्स है। तुम्हारी दी हुई रोटियां जिस पर तुम नाजा हो, वही नाजायज़ रोटियां मेरे जिस्म को फौलादी बनाकर जवाल को तुमसे करीब कर दिया है। तेरी भलाई अब इसी में है कि जो कुछ मैं करूं उसे खामोशी से देखो और जो कहूं उस पर अमल करो।
हरगिज नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। जमशेद अली चीख उठा तो महताब की आवाज़ भी बुलंद होती, चिल्लाओ मत, न तो फतह हमेशा बगावत से मिलती है और न ही वक्त सदा किसी एक पर मेहरबान रहा है। याद रखो कि तुम अब निहत्थे हो, कमज़ोर हो और बागी महताब खान के सामने तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं है। हाँ, कोई हैसियत नहीं है? क्यों क्यों हैसियत नहीं है? तुम ये मत भूलो चांद कि मैंने तुम्हें औलाद समझकर पाला है। महताब खान ने फौरन कहा, गलत, ये भी सरासर गलत। अफसोस होता है मुझे आपकी बेपनाह सलाहियत व लियाकत पर कि अपनी इस भूल पर भी नाज़ा हो। आपने औलाद नहीं, गुंडा और लुटेरा पालने की कोशिश की थी। आपका इखलाक और मेरा कुमास ऐसा था ही नहीं कि मैं आपकी औलादों जैसा बन सकूं। मुझे हैरत हो रही है कि एक बाशऊर इंसान अपना हर फैसला शराब के नशे में क्यों ले रहा था। मैं मानता हूं कि गुंडों और हरामखोरों की गलती के सबब मैं अगवा किया गया था, लेकिन मेरे हालात के तहत मुझे आज़ाद करने की बजाय आपका मफाद आड़े आया और अपनी सोच के मुताबिक कैदी बनाकर रख लिया गया और ये उम्मीद कर लिया कि मैं बड़ा होकर आपके साथ औलादों जैसा सलूक करूंगा। ये कैसे सोच लिया कि मैं अपना माजी, जिंदा मुर्दा अपने वालदैन और ज़ईफ़ दादा को भूल जाऊंगा, जो दादा अपनी उम्र हालात के मुताबिक अब शायद इस दुनिया में मौजूद भी नहीं होंगे। इस अल्फाज को अदा करते हुए महताब खान की आवाज़ दर्द व करब से बोझल होकर रुंध गई थी, लिहाजा वो फौरन सबों के मुखालिफ सिमत रुख करके आसमान को घूरने लगा तो उसकी कैफियत के सबब तारा व कुमुदनी की आंखें भी चलक पड़ी। दोनों ने उदास नजरों से एक दूसरे के चेहरे का जायजा लिया और कुमुदनी आहिस्तगी से खिसक कर महताब के बिल्कुल करीब हो गई। उसी पल वो पलटकर जमशेद से मजीद मुखातिब हुआ। अपनी ज़कावत और अक्ल शऊर को गलत राह देकर खुद को छुपाए रखने के लिए चोर, डाकू और गुंडे पालते रहे बाबा जमशेद। क्या शेख कहलाने का हक है आपको? शेख का मानी मतलब जानते हैं आप? अगर हाँ तो बताएं और साबित करें। जो कुछ मुझे मालूम हुआ उसके मुताबिक गासिबों, बेईमानों, हठधर्मियों और रुश्वतखोर आदिलों के खिलाफ आपके किए हुए कांड के बाद इनकलाब पैदा करके मुमकिन है यतीमों के लिए मुस्तकबल की राह हमवार करने के असबाब पैदा हुए होंगे। ताहम खुद का रूपोश हो जाना क्या उसूल के खिलाफ नहीं था? आपको यतीमों के लिए सूली पर चढ़ जाने वाली हिम्मत दिखाने की ज़रूरत थी। बरसों से आप जो ज़िंदगी जी रहे हो और एक मासूम बेगुनाह औरत को जीने पर मजबूर किए रखा है, भला ये कोई ज़िंदगी है? इस ज़िंदगी से खुदा की कसम मौत कहीं ज़्यादा बेहतर है जमशेद बाबा। इन तमाम बातों के बावजूद मैं आप पर मेहरबान हो सकता हूँ, बशर्ते कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी से तौबा का इकरार कर लें। महताब खान की बातें सुनकर अफसुर्दा बनी तारा बेगम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और जमशेद अली बेबसी से बगले झांकने लगा था। बारसूरत मेरे मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातिन, अब यहाँ पर छठी किस्त पूरी हुई, 7वीं किस्त का इंतज़ार करें, जिसे लेकर मैं जल्द ही आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।